दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल द हेलोवीन पार्टी का चौथा और आखिरी भाग। इसके 3 भाग आप पहले ही सुन चुके हैं। अगर आपने वो तीनों भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी नॉवल के चौथे और आखिरी भाग की और देखते हैं सारे रहस्यों पर से पर्दा उठते हुए। अध्याय 19। क्या नाम बताया था आपने? मिसेस लीमैन, है ना? पॉयरो ने कहा और इस नाम को अपनी डायरी में नोट कर लिया। मिसेस ओलिवर ने कहा, हाँ, उसका पूरा नाम है हैरियट लीमैन। दूसरे गवाह का नाम जेम्स जेंकिंस है और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है। पॉयरो ने सवाल किया, क्या इस मिसेस लीमैन की बात पर यकीन किया जा सकता है? हाँ, मेरे ख्याल से तो मिस्टर पॉयरो किया जा सकता है। उसके बोलने के स्टाइल से उसकी बातों में झूठ की गुंजाइश काफ़ी कम लग रही थी और फिर उसकी ये बात भी काफ़ी भरोसे लायक लग रही थी कि उसने किसी दस्तावेज़ पर साइन किए और साइन करने के बाद उसे ये जानने की उत्सुकता हुई कि उसने किस कागज़ पर साइन किए थे और मौका पाते ही उसने उस दस्तावेज़ को तलाश करके पढ़ लिया। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, ये तो हुई सच्चे दस्तावेज़ की बात, लेकिन इस मामले में एक झूठा दस्तावेज़ भी बना था जो बाद में उनके वकीलों को मिला था और जिसको उन्होंने झूठा पाया था। मिसेस ओलिवर ने कहा, अगर 2 दस्तावेज़ों की बात सच है तब तो इस मामले के बारे में मुझे एक ही बात सूझ रही है। मुझे लगता है कि ओल्गा के नाम कॉडिसिल लिखने के 2-4 दिन बाद मिसेस स्मिथ का उससे शायद झगड़ा हो गया होगा या फिर अपने भतीजे और उसकी बीवी से चल रही उनकी नाराज़गी दूर हो गई होगी और उनके मन में उनके लिए ममता उमड़ आई होगी और इसीलिए उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी उस कॉडिसिल को फाड़कर फेंक दिया होगा और उसके कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाने पर मौके का फ़ायदा उठाकर ओल्गा ने वो दूसरी कॉडिसिल तैयार कर ली होगी। पॉयरो ने मिसेस ओलिवर की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, क्या मैं आपके फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ोन मेरा नहीं है, मिसेस बटलर का है, क्योंकि ये घर भी उन्हीं का है। पॉयरो मुस्कुराते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने 10 मिनट तक किसी से फ़ोन पर बात की। आने के बाद उसने पूछा, अंदर घर में कोई नहीं है? आपकी फ्रेंड कहाँ पर है? मिसेस ओलिवर ने बताया, जूडिथ तो इस समय हेयर सैलून गई है और मिरांडा शायद घूमने गई होगी। आप किसको फ़ोन करने गए थे मिस्टर पॉयरो? पॉयरो ने बताया, मैंने अभी वकील मिस्टर फुलरटन से बात की है और अब मैं भी तुमको एक न्यूज़ देता हूँ। ओल्गा ने जो झूठी कॉडिसिल दाखिल की थी उसके ऊपर जिन गवाहों के साइन हैं उनमें मिसेस लीमैन का नाम है ही नहीं। उन 2 गवाहों में से एक है मिसेस मैरी डोहर्टी, जो मिसेस स्मिथ के यहाँ नौकरी करती थी लेकिन अब वो मर चुकी है। दूसरा गवाह वही जेम्स जेंकिंस है जिसके बारे में मिसेस लीमैन ने तुम्हें बताया है और जो ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। मिसेस ओलिवर ने अपना माथा पकड़ लिया। ये आखिर हो क्या रहा है? एक के बाद एक इतनी पेचीदा बातें इस केस में क्यों सामने आती जा रही हैं? अरे परेशान मत होइए मिसेस ओलिवर, जल्दी ही मैं ओल्गा के बारे में तुम्हें कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ। और हाँ, इस केस के सॉल्व होने में भी अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है। अध्याय 20। मिसेस बटलर के मकान से निकलकर पॉयरो उसी झाड़ी वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया जो रास्ता उसे मिरांडा ने दिखाया था। वहाँ से वो क्वेरी गार्डन की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ उतरने लगा। तभी ठीक सामने थोड़ी दूरी पर उसे 2 इंसानी आकृतियाँ दिखाई दीं। ध्यान से देखने पर पॉयरो पहचान गया कि चट्टान पर बैठा हुआ आदमी माइकल गारफील्ड था। उसके घुटनों पर एक स्केचबुक रखी हुई थी और वो चित्र बनाने में तल्लीन था। उससे थोड़ी दूरी पर एक छोटे संगीत से भरे झरने के पास मिरांडा बटलर खड़ी हुई थी। पॉयरो को देखकर माइकल उसकी तरफ मुड़ा और बोला, हेलो मिस्टर पॉयरो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस्टर माइकल। क्या मैं देख सकता हूँ आप कौन सी तस्वीर बना रहे हैं? जी हाँ, बेशक। पॉयरो आगे बढ़ा और उसने माइकल द्वारा बनाया जा रहा चित्र देखा। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, पॉयरो ने कहा। माइकल गारफील्ड मुस्कुराया और बोला, आपको तो पता ही है कि कुछ समय में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। इस खूबसूरत जगह से चले जाने के बाद मुझे यहाँ की कुछ चीज़ें बार बार याद आएंगी और इन चीज़ों में मिरांडा भी है। असल में बात यह है कि चीज़ों को भूल जाना मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको भूलने के बाद भी ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ें मेरी आंखों के सामने एक बिंब के रूप में आ जाएं।
ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ। यही कारण है कि मैं इस तरह की चीज़ों के चित्र बनाकर अपने पास रख लेता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में खूबसूरत चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और इसीलिए अपनी पेंटिंग्स में मैं इनको रिकॉर्ड कर लेना चाहता हूँ। पॉयरो ने कहा, आपने अभी कहा मिस्टर माइकल कि खूबसूरत चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, तो क्या ये क्वेरी गार्डन भी ख़त्म हो जाएगा? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, इसके भी काफ़ी जल्दी ख़त्म होने की आशंका है। अगर इसकी ठीक से देखभाल नहीं की गई तो ये नेचर का ही एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। और दूसरी तरफ अगर लोकल सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया तो ये भी दूसरे सरकारी गार्डन्स की तरह ही हो जाएगा। सरकार यहाँ पर कुछ बेंच लगवा देगी, पक्के रास्ते बना देगी और कुछ नई तरह के पौधे लगवा देगी, लेकिन इन सारी चीज़ों से इस गार्डन का जो मूल स्वरूप है वो एकदम नष्ट हो जाएगा। तभी झरने के किनारे बैठी मिरांडा ने आवाज़ लगाई, मिस्टर पॉयरो, इधर आइए ना। पॉयरो उसकी तरफ बढ़ा और बोला, अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो, क्या तुम यहाँ अपना चित्र बनवाने आई हो? नहीं मिस्टर पॉयरो, मैं यहाँ चित्र बनवाने नहीं आती, मैं तो यहाँ घूमने आती हूँ। चित्र बनवाना तो एक संयोग है बस। माइकल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर पॉयरो, ये वाकई सिर्फ एक संयोग है कि मिरांडा को यहाँ देखकर मुझे उसका चित्र बनाने का ख्याल आया और मैंने उसे यहाँ बिठा लिया। पॉयरो ने मिरांडा से पूछा, क्या तुम थोड़ी देर पहले यहाँ सैर कर रही थी? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, मैं कुएं को ढूंढ रही थी, लेकिन ये जगह तो चट्टानों से घिरी हुई बताते हैं सब लोग, क्या ऐसी जगहों पर भी कुएं होते हैं? पॉयरो ने हैरानी से पूछा। अरे मिस्टर पॉयरो, इस क्वेरी गार्डन के चारों तरफ एक जंगल हुआ करता था पहले। इस गार्डन के अंदर भी सदा से ही पेड़ रहे हैं। माइकल को पता है कि वो कुआं कहाँ पर था, लेकिन वो मुझे वो जगह बता नहीं रहा है। माइकल ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा होगा मिरांडा कि वो जगह तुम खुद ही ढूंढो। किसी चीज़ को ढूंढकर निकालने में ज़्यादा मज़ा आता है, खास करके ऐसी हालत में जब ढूंढने वाले को ये पता ही ना हो कि वो चीज़ वाकई वहाँ थी भी या नहीं। मिरांडा ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ का जो कुआं था ना, वो इस इलाके के लिए बड़ा ही लकी माना जाता था। लोग अक्सर वहाँ आकर मन्नतें मांगा करते थे और आमतौर पर वो मन्नतें पूरी हो जाती थीं। मन्नत मांगने वाले इस कुएं के 3 चक्कर लगाते थे, लेकिन क्योंकि कुएं के इस तरफ पहाड़ी थी, इसलिए उसके 3 चक्कर लगाना भी आसान काम नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी दिन मैं वो कुआं ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। मिसेस गुडबॉडी कहती हैं कि वो बड़ा ही खतरनाक कुआं था। कई साल पहले एक बच्चा उसमें गिरकर मर गया था और फिर इस खतरे को देखते हुए उसका मुंह बंद करवा दिया गया था। पॉयरो अब माइकल की तरफ मुड़ा और बोला, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप यहाँ से जाने वाले हैं, क्या आपको इस जगह से कोई शिकायत है? अरे नहीं नहीं मिस्टर पॉयरो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ नौकरी मिली है, रहने को घर मिला है और यहाँ के लोगों ने भी मुझे बहुत ही प्यार और अपनापन दिया है, इसलिए शिकायत मुझे कोई नहीं है। लेकिन इस जगह पर मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ। असल में फ़िलहाल मैं यहाँ मिसेस ड्रेक के लिए काम कर रहा हूँ। हालांकि वो मेरे सुझावों पर गौर करती हैं और कभी कभी उनको मान भी लेती हैं, लेकिन आमतौर पर वो वही करती हैं जो उन्हें खुद को अच्छा लगता है। वो भड़कीली, कीमती और दिखावटी चीज़ों पर ज़्यादा जोर देती हैं। इसीलिए कई बार हमारे बीच विचारों का टकराव हो जाता है। मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता और इसीलिए कोई विवाद खड़ा करने की बजाय मेरे लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। एक कलाकार के रूप में मैं काफ़ी फेमस हूँ और इंग्लैंड के किसी भी कोने में मुझे आसानी से कोई भी नौकरी मिल जाएगी। पॉयरो ने कहा, ओह अब समझा, लगता है तुम्हारी कलाकार वाली आत्मा थोड़ी बेचैन है। शायद तुम किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हो जहाँ तुम्हारी आत्मा को पूरी आज़ादी मिले और तुम अपनी कल्पनाओं को अमल में ला सको, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सको। क्या तुम हमेशा से ही इतने बेचैन रहे हो? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, मैं किसी भी जगह पर ज़्यादा समय टिका नहीं हूँ। क्या तुम कभी ग्रीस गए हो? जी हाँ। इतना कहकर माइकल मिरांडा की तरफ मुड़ा और बोला, सुनो मिरांडा, इस जगह पर कुएं की जो बात है वो सिर्फ एक कोरी कल्पना है। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है तो तुम खुशी से कुएं को ढूंढती रहो, लेकिन असल में यहाँ कुआं है ही नहीं। लेकिन हाँ, लिटिल बैलिंग नाम की जगह पर इस तरह का एक कुआं है जहाँ पर जाना अच्छा माना जाता है। मिरांडा ने जवाब दिया, मैं उस कुएं के बारे में जानती हूँ। लोग बेकार ही उस कुएं को लकी मानते हैं और उसमें सिक्के डालते रहते हैं। उस कुएं में पानी बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए उसमें सिक्कों के गिरने की आवाज़ भी नहीं होती। मैं एक दिन पक्का तुम्हें इस जगह पर छिपा हुआ कुआं ढूंढ कर दिखाऊंगी, देख लेना।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर बता दूं मिरेंडा कि तुम्हें मिसेस गुडबॉडी की कही सारी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है, इस कुएं में कभी कोई बच्चा नहीं गिरा था। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कोई बिल्ली विल्ली का बच्चा इसमें गिरकर मर गया हो। मिरेंडा मुस्कुराकर वहाँ से उठकर चल दी। उसके जाने के बाद पॉयरो ने माइकल से पूछा, क्या वो लड़की कुएं के बारे में सही कह रही थी मिस्टर माइकल? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, इस जगह पर एक कुआं है जिसे बंद कर दिया गया था। हो सकता है कुछ सालों पहले ये कुछ खतरनाक भी रहा हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उस कुएं को कभी भी शुभ या लकी नहीं माना जाता था। ये सारी बातें सिर्फ मिसेस गुडबॉडी की कल्पना का नतीजा है। लेकिन हाँ, इस जगह के पास ही एक पेड़ था जिसे लकी माना जाता था। ये पेड़ पहाड़ी के बीच में था और लोग उसी पेड़ के चारों तरफ 3 बार चक्कर लगाया करते थे। करीब 6 साल पहले बिजली गिरने से वो पेड़ टूट गया था। क्या तुमने मिरांडा को उस पेड़ के बारे में बताया है? पॉयरो ने पूछा। जी नहीं, मुझे लगा कि ये बात सुनकर उसे दुख होगा और मैं उसकी खुशी को कम नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। थोड़ी देर दोनों आदमी चुप रहे। फिर माइकल ने कहा, मैं फिर से ग्रीस जाना चाहता हूँ। ग्रीस की पहाड़ियों पर गार्डन बनाने की बहुत संभावनाएं हैं। अगर कोशिश की जाए तो वहाँ ऐसे ऐसे गार्डन बनाए जा सकते हैं कि उनको देखकर देवता भी जलन से भर जाएं। पॉयरो ने थोड़ा बोरियत भरे स्वर में कहा, आप वाकई बड़े ही इमेजिनेटिव हैं मिस्टर माइकल, लेकिन मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और मेरा तो सारा ध्यान घूम फिर कर साधारण चीज़ों पर ही आ टिकता है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं मिस्टर माइकल कि आप लेस्ली फेरियर नाम के किसी आदमी को यहाँ पर जानते थे? जी हाँ, जानता था। वो मैनचेस्टर में वकीलों की एक कंपनी में काम करता था। देखने में अच्छा खासा खूबसूरत था। किसी ने छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। शायद ये झगड़ा किसी औरत के कारण हुआ था। लोगों का कहना है कि पुलिस को हत्यारे के बारे में पता था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होने की वजह से उसे पकड़ा नहीं जा सका था। उसका किसी विवाहित औरत सैंड्रा से अफेयर था और फिर उसने उसे छोड़कर किसी और से संबंध बना लिया था और यही बात झगड़े की जड़ बन गई थी। असल में औरतों और लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने में लेस्ली काफ़ी अच्छा था। वो एक साथ कई कई औरतों से इश्क लड़ाया करता था। क्या उसकी सारी प्रेमिकाएं इसी देश की रहने वाली थीं? पॉयरो ने अगला सवाल किया। माइकल ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। रोमांस करने के लिए लड़की के इसी देश का या विदेशी होने से क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बस इतनी बात ज़रूर है कि बाहर की लड़की से बातचीत या इश्क करने के लिए काम चलाऊ इंग्लिश समझना और बोलना ज़रूरी है। अच्छा, क्या लेस्ली फेरियर ओल्गा का फ्रेंड था? पॉयरो ने पूछा। ओहो, अब मैं समझा कि आपका दिमाग किस तरफ चल रहा है। तो सुनिए मिस्टर पॉयरो, लेस्ली और ओल्गा फ्रेंड्स थे। मेरे ख्याल से मिसेस स्मिथ को उनकी दोस्ती के बारे में कुछ पता नहीं था। ओल्गा इस बारे में काफ़ी समझदार थी। वो अक्सर अपने देश के किसी लड़के के बारे में बातें किया करती थी जिससे वो प्रेम करती थी और जिससे समय आने पर शादी करना चाहती थी। मैं ये नहीं जानता कि ये बात सच थी या मिसेस स्मिथ से असलियत को छिपाने के लिए उसने ये कहानी बनाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि लेस्ली एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन ओल्गा देखने में बहुत ही साधारण सी थी। आमतौर पर लेस्ली जैसा नौजवान ओल्गा जैसी लड़की के प्रति आकर्षित नहीं होता है, लेकिन ओल्गा के चेहरे में भावनाओं की कुछ ऐसी तेज़ी थी जिसके कारण वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। लेकिन इस बात से लेस्ली की दूसरी प्रेमिकाएं नाराज़ हो गईं। पॉयरो ने कहा, क्या लेस्ली की फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी? माइकल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही था। इस इलाके के लोगों से मैंने कुछ ऐसा ही सुना है। उसकी हालत को देखकर ही वकील मिस्टर फुलरटन ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी थी ताकि वो ईमानदारी से जीवन बिता सके। बाद में वो कंपनी में धोखाधड़ी के एक मामले में पकड़ा भी गया था, लेकिन उसे कोई सज़ा नहीं हुई थी। पॉयरो ने अगला सवाल पूछा, मिसेस स्मिथ के मरने के बाद जब उनका वसीयतनामा पेश किया गया था तो क्या वो वसीयतनामा जाली नहीं पाया गया था? पॉयरो का मतलब भांपते हुए माइकल ने कहा, ओहो, अब समझा। लगता है आप इन दोनों बातों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पॉयरो ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ बिल्कुल, इस मामले में कुछ तथ्य एकदम साफ हैं। लेस्ली फेरियर एक बार जालसाजी के मामले में पकड़ा गया था। उसकी ओल्गा से दोस्ती थी। फिर मिसेस स्मिथ की मौत के बाद
उनके वसीयतनामे को झूठा पाया गया और उस झूठे वसीयतनामे के आधार पर ओल्गा मिसेस स्मिथ की सारी संपत्ति हड़पने ही वाली थी। इन सारे अलग अलग तथ्यों को अगर हम जोड़ दें तो एक और तथ्य सामने आता है। माइकल ने कहा, मैं अब आपकी बात कुछ कुछ समझ रहा हूं। पॉयरो ने आगे कहा, ओल्गा और लेस्ली अच्छे दोस्त थे। ओल्गा से दोस्ती हो जाने के बाद लेस्ली ने अपनी बाकी प्रेमिकाओं से नाता तोड़ दिया था और सिर्फ इस विदेशी लड़की ओल्गा से संबंध बनाए हुए था। तो इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि वो जाली वसीयतनामा लेस्ली फेरियर ने ही बनाया था। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर उसने ये काम बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। उसे इस बात का भी यकीन होगा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसका ये भरोसा गलत साबित हुआ। वकीलों को वसीयतनामे पर संदेह हो गया और फिर राइटिंग एक्सपर्ट्स ने उनके शक की पुष्टि कर दी। तब ऐसे समय में ओल्गा ज़रूर घबरा गई होगी और उसमें और लेस्ली में झगड़ा हुआ होगा। मुसीबत से बचने के लिए शायद वो लेस्ली को छोड़कर गायब हो गई होगी। अब तक माइकल थोड़ा चिढ़ गया था। उसने कहा, लेकिन आप ये सारी बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं तो इस बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ। असल में माइकल, मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हारे पास जानकारी प्राप्त करने आया हूँ। तब तो ये बेहतर होगा मिस्टर पॉयरो कि आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट वाले दोस्त के पास जाएं और उनसे ही इस तरह के विषयों पर बात करें। मुझे अपने इस स्वर्ग जैसे गार्डन में प्लीज अकेला छोड़ दें। अध्याय 21। पॉयरो धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। इस समय उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों का दर्द अचानक गायब हो गया हो, और दर्द के गायब होने का कारण उसके पैरों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में था। पिछले कई दिनों से वो इस केस की पड़ताल में लगा हुआ था। अब तक उसे सारे तथ्यों में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब अचानक उसे कुछ तार आपस में जुड़ते महसूस होने लगे थे। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि घटनाओं से जुड़े किसी न किसी व्यक्ति के सिर पर कोई गंभीर खतरा मंडरा रहा है और उस आदमी को बचाने के लिए तेजी से कदम उठाने जरूरी हैं। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है और उस पर मंडरा रहे खतरे का रूप क्या हो सकता है, इन सवालों के बारे में वो अभी स्पष्ट नहीं था। कुछ ही देर में वो अपने दोस्त सुपरिटेंडेंट स्पेंस के घर पहुंच गया। स्पेंस की बहन मिसेस मैक्के ने दरवाज़ा खोला। फिर उसने कहा, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं मिस्टर पॉयरो, आइए बैठकर थोड़ा सुस्ता लीजिए। अरे नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ मिसेस मैक्के। क्या तुम्हारे भाई घर पर हैं? नहीं, वो तो स्टेशन गए हैं। मेरे ख्याल से शायद कोई खास बात हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर टिम रेगलान का फ़ोन आया था और उसने स्पेंस को वहाँ आने के लिए कहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। इतना कहकर पॉयरो बाहर निकलने लगा। तभी एल्स्पैथ ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट मिस्टर पॉयरो, हमारे पते पर आपके लिए एक पत्र आया है। उस पर विदेश की स्टैंप लगी है, जिसका मतलब है कि वो विदेश से आया है। रुकिए, मैं वो पत्र आपको देती हूँ। 2 मिनट बाद ही वो पत्र लेकर आई और पॉयरो उसे खोलकर पढ़ने लगा। मिस्टर गोबी की विदेश सेवा बहुत ही चुस्त और तेज थी। दिए गए निर्देशों के हिसाब से जानकारी इकट्ठी करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता था। पॉयरो के निर्देश पर उसने ओल्गा सेमेनॉफ के बारे में जो जो जानकारी इकट्ठी की थी वो सारी इस पत्र में दी गई थी। पत्र के अनुसार यहाँ से गायब हो जाने के बाद ओल्गा अपने देश नहीं लौटी थी। असल में उसके अपने देश में उसका कोई नज़दीकी संबंधी जीवित ही नहीं था। मिसेस स्मिथ के पास नौकरी के दौरान वो अपने देश में वो अपनी एक अधेड़ उम्र की सहेली को अक्सर चिट्ठियाँ लिखा करती थी। उन चिट्ठियों में वो इंग्लैंड में अपने जीवन और नौकरी के बारे में बताया करती थी। इन पत्रों में अक्सर उसकी मालकिन का भी जिक्र होता था, जिसे वो एक सख्त लेकिन दयालु औरत के रूप में बताया करती थी। इंग्लैंड से उसकी सहेली के नाम लिखे गए ओल्गा के आखिरी पत्र करीब 1.5 साल पहले लिखे गए थे। इन पत्रों में ओल्गा ने किसी लड़के से विवाह का जिक्र भी किया था। अगले कुछ पत्रों में उसने उस नौजवान से शादी के संकेत भी दिए थे। उसने उसका नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन उसके बारे में ये कहा था कि वो अपनी बिजनेस लाइफ में पूरी तरह से जम नहीं पाया और इस कारण से उनकी शादी में कुछ समय लग सकता है। इसके बाद ओल्गा ने एक और पत्र लिखा था जिसमें लिखा था कि शायद उनकी शादी जल्दी ही हो जाएगी। ये उस सहेली के नाम लिखा गया आखिरी पत्र था। जब ओल्गा की दोस्त को इसके बाद ओल्गा का कोई और पत्र नहीं मिला तो वो यही समझी कि ओल्गा की शादी हो गई होगी और वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई होगी। ओल्गा के जीवन के बारे में मिली इस जानकारी पर पॉयरो विचार करने लगा।
ये सारे तथ्य ओल्गा के संबंध में उसकी अपनी कल्पना से पूरी तरह से मेल खाते थे। ओल्गा का वो नवयुवक प्रेमी लेस्ली फेरियर ही हो सकता था, लेकिन पॉयरो के विचार से उसका ओल्गा से विवाह करने का इरादा कभी भी नहीं रहा होगा। काफी संभव था कि ओल्गा ने ही लेस्ली को पैसा दिया हो और उसे मिसेस स्मिथ के वसीयत में फेरबदल करने को राजी कर लिया हो। मिसेस मैके अब तक चुपचाप खड़ी पॉयरो को पत्र पढ़कर कुछ सोचते हुए देख रही थी। पॉयरो ने फेरियर के संबंधों के बारे में उनसे जानकारी हासिल करनी चाहिए। एल्सपैथ ने गंभीर मुद्रा में कुछ देर सोचा, फिर बोली, ओल्गा और लेस्ली ने अपने संबंधों को गुप्त रखा हुआ था। आमतौर पर इस इलाके में इस तरह के संबंधों के बारे में पता चल जाता है और फिर उस पर काफ़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ओल्गा और लेस्ली के संबंधों के बारे में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई थी। पॉयरो ने पत्र को मोड़ा और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वो अपने गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा, जो यहाँ से कुछ 100 गज की दूरी पर था। पॉयरो ने गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। कमरे के अंदर मिसेस रोवेना ड्रेक खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। ये खिड़की गेस्ट हाउस के मेन गेट की तरफ नहीं खुलती थी, इसलिए उसने पॉयरो को नहीं देखा था, लेकिन कमरे में किसी के आने की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी और उसने मुड़कर देखा। मिस्टर पॉयरो, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। क्या बात है मिसेस ड्रेक, आप कुछ घबराई हुई लग रही हैं? पॉयरो ने कहा। आपने तो अब तक सुन ही लिया होगा ना, वो भयानक घटना। वो मर चुका है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। हत्या कर दी है? किसकी हत्या कर दी है? ओह, लगता है आपने कुछ नहीं सुना है। वो सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन मैं भी कितनी बेवकूफ़ निकली। मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। कई बातें आपको ना बताने के पीछे मेरा इरादा हमेशा से नेक रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कसूरवार हूँ। मैं सचमुच दोषी हूँ मिस्टर पॉयरो। देखिए मिसेस ड्रेक, आप बैठ जाइए और खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। किस बच्चे की हत्या की बात कर रही हैं आप? जॉयस का भाई लियोपोल्ड, उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी लाश खेतों के रास्ते पर पड़ी हुई मिली। वो शायद उस समय स्कूल से घर लौट रहा होगा और रास्ते में खेलने के लिए खेतों के पास झरने पर चला गया होगा। वहीं किसी ने झरने के पानी में उसका सिर डुबोया और तब तक उसे वहीं दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया। ये एकदम ही पागलपन की बात है। समझ में नहीं आता कि इस इलाके में इस तरह के अपराध भला कौन कर रहा है, लेकिन मैं इन हत्याओं का सुराग पाने के लिए आपको एक ज़रूरी सूत्र दे सकती हूँ। जी हाँ, ज़रूर, आप खुलकर मुझे बताइए, क्या बात है? मैं आज आपको यही सब बताने आई हूँ। पिछली बार आप मिस विटेकर से मिलने के बाद मेरे पास आए थे। उन्होंने आपको कहा था कि पार्टी में मेरे हाथ से एक गुलदस्ता गिरकर टूट गया था, और ये भी कि इस घटना से कुछ देर पहले मेरी नज़र लाइब्रेरी के दरवाजे पर गई थी और मैं वहाँ कुछ देखकर चौंक गई थी। लेकिन आपके पूछने पर मैंने मना कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में मैंने उस दिन झूठ बोला था मिस्टर पॉयरो, और आज मुझे उस बात का बहुत ही अफसोस हो रहा है कि उस दिन मैंने आपको सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता दिया। असल में उस दिन जब मेरी नज़र लाइब्रेरी के दरवाजे पर पड़ी थी तो मैंने उसे वहाँ खड़े देखा था। मुझे देखकर वो दरवाजे के पीछे हो गया और फिर दरवाज़ा बंद करके लाइब्रेरी के अंदर चला गया। ये वही बच्चा था मिस्टर पॉयरो, लियोपोल्ड, जिसकी आज हत्या हो गई है। अगर मैं उस दिन आपको ये सारी बातें बता देती तो शायद आप मामले की तह तक पहुंच गए होते और उस बच्चे की जान बच गई होती। मैं कितनी दोषी हूँ कि मैंने उस दिन आपसे ये बात छिपाई। तो क्या आपने ये सोचा मिसेस ड्रेक कि लियोपोल्ड ने ही अपनी बहन की हत्या की होगी? असल में जिस समय मैंने उसे लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा देखा, उस टाइम मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया था। ऐसा विचार आने की कोई संभावना ही नहीं थी मिस्टर पॉयरो, क्योंकि उस समय तक जॉयस की हत्या के बारे में मुझे पता ही नहीं था। लेकिन लियोपोल्ड के चेहरे पर मैंने उस वक्त एक अजीब सा भाव देखा था। वैसे तो वो स्वभाव से ही अजीब रहा है, और उसके अंदर कोई ऐसी बात है जिसके कारण अधिकतर लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। उस समय लियोपोल्ड को लाइब्रेरी के दरवाजे पर अजीब सी हालत में खड़े देखकर मैंने सोचा कि ये भला पार्टी को बीच में छोड़कर यहाँ क्यों आया है और यहाँ खड़ा हुआ क्या कर रहा है। उसे वहाँ देखकर मैं चौंक गई थी और उसी हालत में फूलदान मेरे हाथ से गिरकर टूट गया था। लेकिन जल्दी ही मैं उस बात को भूल गई। फिर बाद में जब हमें लाइब्रेरी में जॉयस की हत्या के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि शायद वो हत्या लियोपोल्ड ने की होगी। तब मुझे ख्याल आया
कि उस वक्त उसके चेहरे पर वो अजीब से भाव क्यों थे। मैंने अपनी लंबी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया है मिस्टर पॉयरो। आमतौर पर मैं चीज़ों को सही सही समझ लेती हूँ, लेकिन समझदार होने के बावजूद कोई इंसान कई बार गलत भी हो सकता है। उस दिन लियोपोल्ड की वो मुद्रा देखकर और उसे हत्यारा समझकर मैंने भूल की थी। अब मुझे लगता है कि उस दिन लियोपोल्ड किसी काम से लाइब्रेरी में गया होगा और उसने वहाँ जॉयस को, अपनी बहन को, मरा हुआ देखा होगा। उसको देखकर वो घबरा गया होगा और चुपचाप लाइब्रेरी से बाहर निकलना चाहता होगा। लेकिन फिर जब उसने मुझे देखा होगा तो वो हड़बड़ाकर वापस लाइब्रेरी में घुस गया होगा और तब तक वहीं खड़ा रहा होगा जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया होगा कि हॉल खाली हो गया है। अब मुझे समझ में आया है कि उसकी घबराहट का कारण ये नहीं था कि उसने अपनी बहन की हत्या की थी, बल्कि ये था कि उसने अपनी बहन को लाइब्रेरी में मरे हुए देखा था। तो जॉयस की हत्या के बारे में मालूम होने के बाद भी आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपने लियोपोल्ड को ऐसी हालत में लाइब्रेरी के दरवाजे पर देखा था? इसका एक ही कारण है मिस्टर पॉयरो। लियोपोल्ड 11 साल का एक छोटा बच्चा था। मुझे लग रहा था कि उसने ये पाप अनजाने में किया है और इस जुर्म के बदले में उसे पुलिस को सौंपने से बेहतर होगा कि किसी साइकियाट्रिस्ट से उसका इलाज करवाया जाए। ऐसा सोचने में और लियोपोल्ड वाली बात आपसे छिपाने में मेरे इरादे एकदम नेक थे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैंने लियोपोल्ड की भलाई के लिए ही ऐसा किया था। लेकिन अगर मैं ये जानती होती कि मेरी हमदर्दी उसकी मौत का कारण बन जाएगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती मिस्टर पॉयरो। अब तो मुझे ये भी लगता है कि उसने अपनी बहन की लाश के अलावा हो सकता है हत्यारे को भी देखा हो, या फिर उसे हत्यारे के बारे में कोई सबूत या कोई जानकारी मिल गई हो और शायद हत्यारे को भी ये पता चल गया होगा कि लियोपोल्ड उसके बारे में जानता था और कभी भी उसका नाम जाहिर करके उसे परेशानी में डाल सकता था। इसीलिए उसने उसके ऊपर नज़र रखी होगी और मौका पाते ही उसकी हत्या कर दी होगी। मिसेस ड्रेक के चेहरे पर नज़रें गड़ाए हुए पॉयरो ने कहा, मुझे आज पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से लियोपोल्ड के पास पॉकेट मनी के रूप में काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता था। जाहिर है कोई आदमी अपने राजों को छिपाए रखने के लिए उसे पैसा दे रहा था। ज़रूर लियोपोल्ड के पास उस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे राज होंगे जिनका पर्दाफाश होना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। और ये मेरा वादा है आपसे मिसेस ड्रेक कि हम उस आदमी को बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। अध्याय 22। कार में बैठकर पॉयरो सबसे पहले द एल्म्स नामक मकान पर पहुंचा और उसने ड्राइवर से कहा कि वो 15 मिनट में वापस आ जाएगा। कार से उतरकर वो मकान में घुसा और उसने मिस एमलिन से मुलाकात की। मुझे अफसोस है मिस एमलिन कि मैं आपको इस समय तंग कर रहा हूँ। ये समय शायद आपके डिनर का होगा। अरे कोई बात नहीं मिस्टर पॉयरो, आप हमारे घर पर हर समय वेलकम हैं। आइए। धन्यवाद। असल में मैं किसी बात पर आपकी सलाह लेने के लिए आया हूँ। जी हाँ, कहिए, मिस एमलिन ने कहा। असल में मैं जॉयस रेनॉल्ड के हत्यारे को जानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी उसे जानती हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, मिस एमलिन ने कहा। जी हाँ, ये बात सही है कि आपने अभी तक ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस विषय पर आपके एक निश्चित विचार अवश्य हैं। मिस एमलिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, चलिए मैं मान लेती हूँ कि इस बारे में मेरे कुछ निश्चित विचार हैं, लेकिन मैं आपको अपने विचार क्यों बताऊँ? ठीक है, मत बताइए मैम। मैं एक कागज़ पर 4 शब्द लिखता हूँ। आप उन 4 शब्दों को देखकर बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप उन शब्दों से सहमत हैं या नहीं। सिर्फ 4 शब्द मिस्टर पॉयरो, आप तो मेरी उत्सुकता को बढ़ा रहे हैं। पॉयरो ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और कागज़ पर कुछ लिखा। फिर कागज़ को मोड़कर उसने मिस एमलिन को थमा दिया। मिस एमलिन ने कागज़ खोला और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा। फिर उन्होंने कहा, जी हाँ, इस कागज़ पर लिखे 2 शब्दों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन बाकी 2 शब्दों के बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ। उनके बारे में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और मैंने उनके बारे में कभी कुछ सोचा भी नहीं है। धन्यवाद मिस एमलिन। अच्छा, क्या आपने ये सुना है कि एक लड़के को झरने में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई है? जी हाँ, किसी ने मुझे फ़ोन पर इसकी इत्तला दी थी। वो जॉयस का भाई था, लेकिन वो इन सब से कैसे जुड़ा हुआ था? पॉयरो ने जवाब दिया, वो पैसा चाहता था। उसे पैसा दिया गया, लेकिन इसके बाद सही मौका पाकर उसकी हत्या कर दी गई।
जिस आदमी ने मुझे इस बारे में बताया वो बहुत ही भावुक था और भावनाओं की लहरों में बहे जा रहा था, लेकिन मैं भावुक नहीं हूँ। ये बात ठीक है कि लियोपोल्ड एक बच्चा था और उसकी हत्या से हम सबको दुखी होना चाहिए, लेकिन उसकी हत्या सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। जिंदगी की कई दूसरी बातों की तरह ये उसके अपने कर्मों का फल था। वो पैसा चाहता था, बहुत सारा पैसा, लेकिन कारण और परिणाम का चक्र किसी की उम्र नहीं देखता। ये 10 साल के बच्चे से भी उसी तरह से पेश आता है जिस तरह से 90 साल के बूढ़े से। और इस तरह के मामलों में मैं सहानुभूति दिखाने की बजाय इंसाफ दिलवाने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। इस मामले में अगर इंसाफ हो भी जाता है तो ये लियोपोल्ड की तो अब कोई मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इंसाफ शायद दूसरे बच्चों को मौत से बचा सके। और ऐसा करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी हत्यारे को पकड़ना होगा। वो हत्यारा जो 2 बच्चों की हत्या कर सकता है, दूसरे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इसी समय लंदन के लिए रवाना हो रहा हूँ, जहाँ पर मैं इस बारे में कुछ लोगों से बातचीत करूँगा और उनको अपने विचारों से सहमत करने की कोशिश करूँगा। मिस एमलिन ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसा कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। जी हाँ मिस एमलिन, ऐसा करने में मुझे समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे द्वारा दिए गए प्रमाणों से वो लोग आखिरकार कन्विंस हो ही जाएंगे। वो लोग अपराधी के दिमाग की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके अलावा मैं एक दूसरे टॉपिक पर भी आपकी सलाह चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी सलाह और आपके विचारों को जानने की ज़रूरत है। मैं आपसे निकोलस रेल्सन और डेसमंड हॉलैंड के चरित्रों के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आपके विचार में मुझे उन दोनों पर यकीन करना चाहिए? मिस एमलिन ने कहा, मेरे विचार से वो दोनों भरोसा करने लायक हैं। अपनी पर्सनैलिटी के कुछ पहलुओं में वो थोड़े बेवकूफ़ टाइप के ज़रूर हैं, लेकिन वो पहलू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट वाले मुद्दों पर वो पूरी तरह से विश्वास किए जाने लायक हैं। ठीक है मिस एमलिन, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, मेरी कार मेरा इंतज़ार कर रही है। लंदन जाने के लिए रवाना होने से पहले बस मुझे एक और आदमी से मिलना बाकी है। अध्याय 23। मिसेस कार्टराइट और मिस एल्स्पेथ मैके सुपर बाज़ार में घर और रसोई के लिए ज़रूरी सामान खरीद रही थीं और ख़रीदारी करने के साथ साथ बातें भी कर रही थीं। मिसेस कार्टराइट ने अपना सामान अपने थैले में डालते हुए पूछा, क्या आपको पता है मिस मैके, क्वेरी गार्डन में क्या हो रहा है? ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ के कुछ पेड़ काफ़ी खतरनाक हैं। आज सुबह जंगल विभाग के कुछ ऑफिसर्स वहाँ आए थे। वो कह रहे थे कि कुछ पेड़ों के अचानक टूटकर गिर जाने का खतरा है। पिछली सर्दियों में एक पेड़ पर बिजली गिरी थी और वो टूटकर गिर गया था। अब वो लोग पेड़ों की जड़ों के पास खुदाई कर रहे हैं। मुझे तो लगता है वो इस पूरे गार्डन को तबाह कर देंगे। मिस एल्स्पेथ ने कहा, अरे मेरे ख्याल से तो वो लोग सोच समझकर ही ऐसा कदम उठा रहे होंगे। ज़रूर किसी ने उनको वहाँ बुलवाया होगा। मिसेस कार्टराइट ने कहा, वहाँ कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं, शायद वहाँ जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसको दूर रखने के लिए। हाँ, हो सकता है, मिस एल्स्पेथ ने कहा। दूसरी तरफ मिस एरियाडनी ओलिवर को उनके घर पर एक तार मिला और उन्होंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। आमतौर पर उनको सारी सूचनाएं फ़ोन पर ही मिलती थीं, लेकिन आज एक तार को आए हुए देखकर वो थोड़ा चौंक गईं। तार में लिखा था, कृपया मिसेस बटलर और मिरांडा को तुरंत अपने लंदन वाले फ्लैट में ले आइए। समय नष्ट नहीं कीजिए। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से जल्दी मिलना है। इस तार को पढ़ते ही मिसेस ओलिवर किचन में गई, जहां मिसेस जूडिथ बटलर कोई डिश बना रही थी। मिसेस ओलिवर ने कहा, जूडिथ, तुम तुरंत लंदन जाने की तैयारी करो। मैं लंदन के लिए रवाना हो रही हूँ और तुम्हें और मिरांडा को भी मेरे साथ चलना है। मिसेस बटलर ने थोड़ी हैरानी से कहा, हमें वहाँ ले जाने का कहने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मैं अभी थोड़े दिन यहाँ के कामों में बिजी हूँ और तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और वैसे भी तुमको भी लंदन लौटने की इतनी क्या जल्दी है भला? नहीं जूडिथ, मुझे आज ही लंदन लौटना है, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए ऑर्डर मिला है, और जिसने ये ऑर्डर दिया है वो आदमी मेरा सच्चा दोस्त और शुभचिंतक है। मैं उसके किसी भी ऑर्डर को अनदेखा नहीं करती, और तुमको भी मेरे साथ ही चलना होगा, क्योंकि ये भी उसी का ऑर्डर है। कार दरवाजे पर खड़ी है और हमें तुरंत रवाना होना होगा। मिसेस बटलर ने विरोध करते हुए कहा, अरे लेकिन मैं मिरांडा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। मैं उसे रेनॉल्ड फैमिली या मिसेस ड्रेक के पास छोड़ सकती हूँ।
नहीं जूडिथ, मिरांडा भी हमारे साथ ही जाएगी, और ये बात मैं पूरी गंभीरता से कह रही हूँ। तुम मिरांडा को वहां छोड़ने की बात सोच भी कैसे सकती हो? कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है जूडिथ, जब हमें आने वाली दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। मुझे अभी अभी एक तार मिला है और उस तार में दिए गए निर्देशों पर ही मैं अमल कर रही हूँ। ये देखो। इतना कहकर मिसेस ओलिवर ने वो तार जूडिथ के हाथ में थमा दिया। तार पढ़ने के बाद उसने कहा, ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? मिसेस ओलिवर ने कहा, पिछले हफ्ते मिरांडा का गला काफ़ी ख़राब था। लंदन में हम उसे गले के स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। हो सकता है वो उसके टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करने की सलाह दे। जूडिथ के माथे पर बल पड़ गए। एरियाडनी, सच सच बताओ क्या बात है? तुम ज़रूर मुझसे कुछ छिपा रही हो। मिसेस ओलिवर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा ही समझ लो कि मैं तुमसे कुछ छिपा रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो जूडिथ, मिरांडा लंदन में कुछ दिन रहकर खुश रहेगी, और तुम चिंता मत करो, उसका कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला है। जासूसी कहानियों में अक्सर हमें अपने असली मुद्दे को छुपाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बनानी होती है। मिरांडा के गले का दर्द, डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए लंदन जाना, ऑपरेशन, ये सब इसी तरह की एक झूठी कहानी है। इसे हम कवर कहते हैं। हम लंदन में जाकर उसे ओपेरा और बैले दिखाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन भगवान के लिए तुम जल्दी जाने की तैयारी करो। इतना कहकर मिसेस ओलिवर मकान के गार्डन में गईं और मिरांडा को आवाज़ लगाने लगीं, मिरांडा, जल्दी इधर आओ, हम लंदन जा रहे हैं। मिरांडा धीरे धीरे चलते हुए मिसेस ओलिवर के पास आई। तब तक मिसेस बटलर भी बाहर आ गई थीं। मिरांडा ने धीरे से पूछा, लंदन? हम लंदन क्यों जा रहे हैं? उसकी माँ ने जवाब दिया, एरियाडनी हमें कार से लंदन ले जा रही है। वहाँ हम कई नाटक और बैले देखेंगे और अपना समय मज़े से बिताएंगे। तुम बैले देखना चाहोगी ना? हाँ हाँ मम्मा, मुझे बैले बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाना खाने से पहले मैं अपने एक दोस्त को अलविदा कहकर आना चाहती हूँ। लेकिन हमें कुछ ही मिनटों में रवाना होना है मिरांडा। मैं अभी वापस आ जाऊँगी। मैंने अपने दोस्तों से कुछ वादा किया है। मैं बस उन्हें बताकर आती हूँ कि मैं लंदन जा रही हूँ। इतना कहकर मिरांडा दौड़ी और दरवाजे से बाहर निकलकर आंखों से ओझल हो गई। मिसेस बटलर अपने कमरे में जाकर सूटकेस में सामान जमाने लगी। थोड़ी ही देर में मिरांडा हाँफती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हम रवाना होने से पहले लंच भी नहीं करेंगे? मिसेस ओलिवर ने कहा, हम रास्ते में ही कहीं लंच कर लेंगे। मेरे ख्याल से हम ब्लैक बॉय रेस्टोरेंट में रुक जाएंगे। वहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। पौने घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हमें निकलना चाहिए मिरांडा, जल्दी करो। भाग 2। हरक्यूल पॉयरो लंदन के कमरे में 4 दूसरे लोगों के साथ बैठा हुआ था। इन 4 लोगों में से एक था इंस्पेक्टर टिमोथी रैगलन, जो कमरे में बैठे दूसरे लोगों के सामने बड़े ही अदब से पेश आ रहा था। दूसरा व्यक्ति था सुपरिटेंडेंट स्पेंस। तीसरा था चीफ कांस्टेबल एल्फ्रेड रिचमंड, और चौथा एक सरकारी वकील था। ये चारों पॉयरो की तरफ देख रहे थे। क्या आपको इस बारे में पूरा यकीन है मिस्टर पॉयरो? एक ने पूछा। जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। इस मामले के बारे में मुझे जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक साबित होने वाला है। उसके गलत होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन ऐसा करने के पीछे जो कारण है, वो काफ़ी जटिल और असंभव से दिखाई पड़ते हैं मिस्टर पॉयरो, सरकारी वकील ने कहा। इंस्पेक्टर रैगलान भी बोला, हमें इस केस के एक पहलू पर जल्दी ही कुछ प्रूफ मिलने वाले हैं। अगर इन प्रूफ से हमें कोई खास बात हाथ नहीं लगी तो हम यही समझ लेंगे मिस्टर पॉयरो कि आपकी पूरी बात ही बेबुनियाद है। पॉयरो मुस्कुराया और बोला, आप चिंता मत कीजिए इंस्पेक्टर रैगलान, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल में मेरी बात जो है वो कोरी कल्पनाओं पर आधारित नहीं है इंस्पेक्टर। जब कोई नवयुवती अचानक से गायब हो जाती है तो इसके मुख्यतः 2 ही कारण होते हैं। पहला ये कि वो किसी नौजवान के साथ भाग गई है, और दूसरा ये कि वो मर चुकी है। पिछले कुछ समय से मैं एक फेमस स्टेट एजेंट कंपनी से संपर्क बनाए हुए हूँ। वो मेरे दोस्त हैं और उनका एस्टेट का बिजनेस कई देशों में फैला हुआ है। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ खरीदा है जो हमारे केस के संबंध में काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। ये कहकर पॉयरो ने एक मुड़ा हुआ कागज़ आगे बढ़ा दिया। क्या इसका हमारे केस के साथ कोई संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन मेरे ख्याल से तो वो देश आइलैंड्स बेचने की इजाज़त देता ही नहीं है। अरे वकील साहब, धन के असर के आगे सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। ये बात आपको पता नहीं है क्या? हाँ, वो तो है। तो क्या इस केस के बारे में आप कोई और फैक्ट्स भी रखना चाहेंगे? इस बात की काफ़ी संभावना है इंस्पेक्टर
कि अगले 24 घंटों के अंदर मैं आपके सामने कोई ऐसा सबूत पेश कर दूं जो इस केस को सुलझाने में हमें कामयाबी दिला देगा। और वो सबूत क्या है? एक ऐसा आदमी जिसने अपराध अपनी आंखों के सामने होते देखा है। सरकारी वकील ने हैरानी भरी नजरों से पॉयरो की तरफ देखा। वो गवाह इस टाइम कहाँ है मिस्टर पॉयरो? मुझे पूरा यकीन है कि वो चश्मदीद गवाह इस टाइम लंदन की ही तरफ आ रहा है। तो फिर आप थोड़े चिंतित से क्यों दिखाई दे रहे हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। पॉयरो ने जवाब दिया, जी हाँ, आपकी बात ठीक है, मैं चिंतित तो ज़रूर हूँ, लेकिन अपने बारे में नहीं, और लोगों के बारे में। मुझे पूरा अंदेशा है कि कुछ लोगों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि मैंने उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम कर दिए हैं, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से उस बारे में श्योर नहीं हूँ। इसका कारण ये है कि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत ही तेज़ तर्रार, लोभी और ख़तरनाक है। अब उसके अंदर इंसानियत का ज़रा सा भी अंश बाकी नहीं रह गया है और वो पागलपन की हद तक खूंखार बन गया है। इतना कहकर हरक्यूल पॉयरो उठ खड़ा हुआ। अध्याय 24। मिसेस ओलिवर ने द ब्लैक बॉय रेस्टोरेंट की खिड़की के पास एक मेज़ को चुना और उस पर बैठ गईं। डाइनिंग रूम अभी पूरी तरह से भरा नहीं था और कई मेज़ खाली थी। थोड़ी देर में मिसेस बटलर क्लोक रूम से बाहर निकली और मिसेस ओलिवर के सामने बैठकर मेन्यू देखने लगीं। मिसेस ओलिवर ने पूछा, मिरेंडा क्या खाना पसंद करेगी? मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में वो भी लौट आएगी। हमें उसके लिए भी खाने का ऑर्डर कर देना चाहिए। उसे तो तंदूरी चिकन अच्छा लगता है, जूडिथ ने कहा, और मैं भी वही ले लूँगी। मिसेस ओलिवर ने ऑर्डर दे दिया। वेटर, 3 प्लेट तंदूरी चिकन ले आओ। थोड़ी देर तक दोनों औरतें बातें करती रहीं और उसके बाद वेटर उनका खाना ले आया। मिसेस ओलिवर ने कहा, अरे मिरेंडा को गए तो काफ़ी टाइम हो गया। क्या उसे मालूम है कि डाइनिंग रूम कहाँ पर है? मिसेस बटलर ने जवाब दिया, हाँ उसे पता तो है, लेकिन वाकई काफ़ी देर हो गई है। मैं देखती हूँ वो कहाँ है। मिसेस बटलर उसे ढूंढने बाहर निकलीं, लेकिन कुछ ही मिनट में वापस लौट आईं। वो क्लोक रूम में तो नहीं है। इस रेस्टोरेंट में एक गेट है जो बाहर गार्डन की तरफ जाता है। हो सकता है वो पक्षियों को देखने वहाँ चली गई हो। पक्षियों को देखना उसकी पुरानी आदत है। मिसेस ओलिवर ने थोड़ा तेज स्वर में कहा, हमारे पास पक्षियों को देखने का समय नहीं है। जाओ और उसे जल्दी बुला कर लाओ, हमें आगे भी रवाना होना है। दूसरी तरफ मिस एल्सपैथ मैके अपने किचन में बैठी हुई आलू छील रही थी कि तभी उसके टेलीफोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, आप मिसेस मैके बोल रही हैं? मैं सार्जेंट गुडविन बोल रहा हूँ। क्या आपके भाई घर पर हैं? जी नहीं, वो तो लंदन गए हुए हैं, मैके ने कहा। ठीक है मिस, मैंने अभी अभी लंदन फ़ोन किया है। वो लंदन से चल चुके हैं। जब वो घर पहुँचें तो उनको कह दीजिएगा कि हमें एक अच्छा नतीजा प्राप्त हुआ है। क्या कुएं में से लाश मिल गई है? एल्सपैथ ने पूछा। जी हाँ, और ये खबर पहले ही पूरे गांव में फैल चुकी है। किसकी लाश है? क्या उस विदेशी लड़की की? जी शायद। ओह बेचारी लड़की, क्या उसने कुएं में कूदकर खुद ही जान दे दी थी या फिर उसको किसी ने मारा था? जी नहीं मिस, ये खुदकुशी का मामला नहीं है। उस लड़की की चाकू मारकर हत्या की गई है। ये साफ साफ हत्या का केस है। भाग 2। अपनी माँ को क्लोक रूम में आता देख मिरेंडा क्लोक रूम में एक सरसरी नज़र डालकर वापस चली गई। फिर वो बाहर निकली और रेस्टोरेंट के एक दरवाजे से बाहर निकलकर गार्डन में आ गई। गार्डन को पार करके वो एक गली में पहुंची जहां एक कार उसका इंतज़ार कर रही थी। कार के अंदर सफ़ेद भौहों और सफ़ेद दाढ़ी वाला एक आदमी बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। मिरेंडा ने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गई। सफ़ेद दाढ़ी वाले ने कहा, हम सही समय पर यहाँ आ गए हैं। दिन ढल रहा है और यही वो समय है जब हम उस चट्टान की खूबसूरती को ठीक से देख पाएंगे जिसके ऊपर 2 कुल्हाड़ियाँ खुदी हुई हैं। उस चट्टान से ही हम नीचे किल्टरबरी वादी की खूबसूरती भी देख पाएंगे। तभी एक कार तेज़ी से उनके बगल से गुजर गई। उस कार की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी को अपनी कार किनारे लगानी पड़ी। वो ज़ोर से चिल्लाया, कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं ये। तेज़ स्पीड से गुजरने वाली कार में 2 नौजवान बैठे हुए थे। उनमें से एक के बाल कंधों पर झुके हुए थे और आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था। दूसरे नौजवान की कलमें उसकी ठोड़ी तक आ रही थीं। मिरेंडा ने अपने साथी से पूछा, क्या मम्मी मेरे लिए चिंता नहीं करेंगी? सफ़ेद दाढ़ी वाले ने कहा, अरे हम उनको इसका टाइम ही नहीं देंगे। थोड़ी ही देर में हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जिसे दिखाने का मैंने तुमसे वादा किया है। उस जगह पर तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, चिंता मत करो। उधर लंदन में पॉयरो का फ़ोन बज रहा था।
पॉयरो ने फ़ोन उठाया। ये मिसेस ओलिवर की आवाज़ थी। पॉयरो, मिरांडा गायब हो गई है। क्या मतलब? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं मिस्टर पॉयरो, हम लोग द ब्लैक बॉय रेस्टोरेंट में लंच के लिए रुके थे। वो क्लोक रूम जाने को कहकर चली गई और फिर वहाँ से लौटकर आई ही नहीं। कुछ लोगों के अनुसार वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कार में जाते हुए देखी गई थी, लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है वो लड़की मिरांडा ना हो। मिसेस ओलिवर, तुम दोनों औरतों को चाहिए था कि तुम उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। क्या मिसेस बटलर बहुत चिंतित हैं? हाँ मिस्टर पॉयरो, वो चिंता से पागल हुई जा रही है और पुलिस को सूचना देना चाहती हैं। ठीक है, तो इस बारे में पुलिस को सूचना देना ही अच्छा रहेगा। लेकिन मिरांडा के ऊपर ये खतरा आखिर मंडरा क्यों रहा है मिस्टर पॉयरो? मिसेस ओलिवर, क्या तुम अब तक भी नहीं समझी हो? मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि लाश बरामद हो चुकी है। लाश? किसकी लाश? कौन सी लाश? पॉयरो ने ठंडे स्वर में कहा। क्वेरी गार्डन के पास वाले कुएं में एक लाश पड़ी मिली है। इसके बारे में और जानकारी मैं तुमको बाद में दूंगा। अध्याय 25। मिरांडा ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। किल्टरबरी रिंग एक खूबसूरत घाटी थी जिसमें जगह जगह पर कुछ हिस्टोरिकल अवशेष बिखरे हुए थे। ये खंडहर इस जगह की खूबसूरती को मध्य युग की बैकग्राउंड दे रहे थे। यहाँ पर कुछ विशाल चट्टानें भी थीं जो मानो ये बता रही थीं कि सैकड़ों हजारों साल पहले इस जगह पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए जाते थे। मिरांडा ने सवाल किया, इन चट्टानों के यहाँ होने का क्या मतलब है? यहाँ पर धार्मिक कर्मकांड पूरे किए जाते थे और नरबलि दी जाती थी। तुम नरबलि का मतलब तो समझती हो ना मिरांडा? जी हाँ, समझती हूँ। बढ़िया, ये समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिरांडा ने सवाल किया, क्या नरबलि देना कुछ लोगों को सज़ा देने की तरह है या फिर इसका कुछ और मतलब होता है? अरे नहीं नहीं मिरांडा, नरबलि कोई सज़ा नहीं है, ये मृत्युदंड भी नहीं है। नरबलि में कुछ लोग अपनी जान इसलिए देते हैं ताकि बाकी लोग जीवित रहें, ताकि पूरे संसार में सुंदरता जीवित रहे। ओह, मेरा तो ख्याल था कि बलि सिर्फ उसी व्यक्ति की दी जाती है जिसने कोई ऐसा काम किया हो जिसका नतीजा किसी दूसरे व्यक्ति की मौत में हुआ हो। मिरांडा ने अपना संदेह प्रकट करते हुए कहा। और तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचार क्यों आया मिरांडा? सफ़ेद दाढ़ी वाले ने पूछा। असल में मैं जॉयस के बारे में सोच रही थी। अगर मैंने उसे वो राज ना बताया होता तो शायद उसकी मौत नहीं हुई होती। असल में जॉयस की मौत के बाद से मैं इसी उधेड़-बुन में जी रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वो बात उसे नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने उसे वो इसलिए बताया था क्योंकि मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ और था ही नहीं। वो भारत का दौरा करके आई थी और मुझे वहाँ के चीतों, हाथियों, सांपों, मंदिरों, कपड़ों वगैरह के बारे में बहुत ही मज़ेदार बातें बताया करती थी। इसके जवाब में मैं भी उसको कोई अच्छी बात बताना चाहती थी। और फिर एक बात और भी थी। उस समय मुझे अचानक ऐसा लगा कि मुझे वो राज किसी दूसरे आदमी को बताकर अपना मन हल्का कर लेना चाहिए। बस इसीलिए मैंने जॉयस को वो बात बताई थी। अच्छा ये बताइए, क्या वो भी एक धार्मिक नरबलि थी? हाँ मिरांडा, वो भी नरबलि थी। ठीक है, क्या अभी टाइम नहीं हुआ है? मिरांडा ने पूछा। नहीं मिरांडा, अभी सूरज की ढलती किरणें इस चट्टान तक नहीं पहुंची हैं। हमें 5 मिनट और इंतज़ार करना होगा। इसके बाद थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर मिरांडा के साथी ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, अब वो समय आ गया है। इस समय यहाँ कोई नहीं है। सूरज ढलने के टाइम यहाँ कोई इंसान नहीं आता। अब मैं तुम्हें चट्टान पर खुदी हुई 2 कुल्हाड़ियाँ दिखाऊंगा। ये खुदाई हजारों साल पहले हुई थी। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ हाँ, मैं उस चट्टान को देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। दोनों आगे बढ़े और कुछ कदम चलने के बाद एक बड़ी चट्टान के पास रुक गए। इस चट्टान के साथ ही एक छोटी चट्टान लेटी हुई हालत में पड़ी थी। उसे देखकर लगता था मानो वो हजारों सालों से वहाँ पड़ी पड़ी थक गई हो। मिरांडा, एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम इस बड़ी चट्टान पर ये निशान देख रही हो? हाँ। क्या यही वो कुल्हाड़ियाँ हैं? हाँ मिरांडा, ये ही वो कुल्हाड़ियाँ हैं। हजारों साल बीतने के कारण अब यहाँ उनके बस निशान रह गए हैं। तुम एक बार हाथ लगाकर इसे छू लो, फिर हम दुनिया की सुंदरता बरकरार रहने की कामना करते हुए एक ड्रिंक पिएंगे। मिरांडा कह उठी,
वाह, कितना खूबसूरत दृश्य है। मिरांडा के साथी ने उसके हाथ में एक सुनहरा कप रख दिया और फिर अपने फ्लास्क से सुनहरे रंग का ही एक पेय उसमें भर दिया। ये लो मिरांडा, इस ड्रिंक में फलों की खुशबू है, तुम इसे पी जाओ। इसको पीने पर तुम्हारी खुशियाँ लगातार बढ़ती जाएंगी। और वो देखो सामने, क्षितिज के एक कोने से ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें अब इस चट्टान पर पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो सूरज धरती के उस छोर पर खड़ा हमारी ही तरफ देख रहा है। मिरांडा मुड़कर सूरज की दिशा की तरफ देखने लगी। उसके एक हाथ में वो सुनहरा कप था जिसे वो पीने ही वाली थी, और उसका दूसरा हाथ चट्टान को छू रहा था। उसका साथी इस समय ठीक उसके पीछे खड़ा था। तभी करीब 1 फरलांग दूर एक दूसरी बड़ी चट्टान के पीछे से 2 नौजवान बाहर आए और लुकते छिपते हुए मिरांडा की तरफ बढ़ने लगे। मिरांडा और उसका साथी दूसरी दिशा में देख रहे थे, इसलिए उनको उन लोगों के वहां आने का एहसास नहीं हो रहा था। वो दोनों लड़के तेज लेकिन दबे हुए कदमों से फुर्ती से आगे बढ़े जा रहे थे। चलो मिरांडा, अब देर मत करो। इस दुनिया की सुंदरता बढ़ती रहने की कामना करते हुए जल्दी से इस ड्रिंक को पी जाओ, मिरांडा के साथी ने कहा। और ठीक उसी समय पीछे से आकर एक नौजवान ने मिरांडा के साथी के सिर को अपने ओवरकोट से लपेट लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते हुए मिरांडा के साथी के हाथ से एक खुला हुआ चाकू नीचे गिर गया। दूसरे नवयुवक ने मिरांडा को मजबूती से पकड़ा और उसे उस जगह से दूर ले जाने लगा जहां अब 2 आदमी गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मिरांडा को सुरक्षित जगह पर ले जाकर वो नवयुवक, जो निकोलस रैनसम था, बोला, बेवकूफ लड़की, तुम एक हत्यारे के साथ यहाँ आई हो। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी गलती भी कर सकती हो। मिरांडा ने भोलेपन से कहा, अरे मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। असल में जॉयस की हत्या हो जाने के पीछे मेरा ही दोष था और मैं यहाँ धार्मिक तरीके से अपनी बलि देकर उस पाप को मिटाना चाहती थी। आप लोगों ने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया। मेरे साथी ने मुझे नरबलियों और उनके महत्व को अच्छी तरह से समझाया था। ये मैं अपनी मर्जी से कर रही थी। निकोलस गुस्से में भरकर बोला, बेवकूफ़ी की बातें मत करो मिरांडा। ये नरबली जैसी बातें किसी पागल दिमाग की उपज हैं। उस विदेशी लड़की के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है। उस बात को 2 साल हो चुके हैं। सभी लोग यही समझते थे कि वो पुलिस और कानून के डर से देश छोड़कर भाग गई क्योंकि उसने जाली वसीयत बनाई थी। लेकिन सही बात अब हमें पता चली है। वो लड़की बेचारी भागी नहीं थी। उसकी लाश मिली है क्वेरी गार्डन वाले कुएं में। ओह, क्या वो लाश उसी कुएं में मिली है जिसके चारों तरफ चक्कर लगाकर लोग मन्नतें मांगा करते थे? ये तो बहुत ही बुरा हुआ निकोलस, लेकिन उस लाश को कुएं में किसने डाला? मिरांडा ने पूछा। उसी आदमी ने, पागल लड़की, जो आज तुमको यहाँ लेकर आया है। समझी तुम? अध्याय 26। आज पॉयरो एक बार फिर से 4 लोगों के साथ एक कमरे में बैठा विचार विमर्श कर रहा था। ये चारों आदमी वही थे जिनके साथ उसने पहले भी बातचीत की थी और जिनको उसने 48 घंटों के अंदर केस सुलझा देने का आश्वासन दिया था। इनमें से 3 लोग तो केस में हो रही प्रगति से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति अपने चेहरे पर अनिश्चय के भाव लिए बैठा था और वो था सरकारी वकील। मुख्य कांस्टेबल ने कहा, मिस्टर पॉयरो, पिछली मुलाकात में आपने कहा था कि आप जल्दी ही इस केस के बारे में हमारे सामने कुछ ठोस प्रमाण रखेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर पॉयरो ने इंस्पेक्टर रेगलान को कुछ इशारा किया। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी ही देर में करीब 30-35 साल की एक औरत, एक छोटी लड़की और 2 नौजवानों को साथ लेकर कमरे में दाखिल हुआ। ये चारों थे मिसेस जूडिथ बटलर, मिरांडा बटलर, निकोलस रैनसम और डेसमंड हॉलैंड। पॉयरो उठा और उसने मिरांडा को मुख्य कांस्टेबल के सामने बिठा दिया। फिर वो बोला, मिरांडा, इस समय तुम्हारे सामने मिस्टर रिचमंड बैठे हैं जो इस इलाके के मुख्य कांस्टेबल हैं। वो तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और तुम्हें उनके जवाब देने होंगे। ये सवाल उस घटना के बारे में है जो 2 साल पहले हुई थी। मैंने सुना है कि उस घटना के बारे में तुमने अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति को बताया है। क्या ये बात सही है? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, ये बात मैंने सिर्फ जॉयस को बताई थी। और तुमने जॉयस को क्या बताया था? जी, मैंने उसे ये बताया था कि मैंने एक हत्या होते देखी है। क्या तुमने ये बात किसी और आदमी को भी बताई थी? जी नहीं, मैंने तो नहीं बताई थी, लेकिन मेरे ख्याल से लियोपोल्ड को भी इस बारे में पता चल चुका था।
आप तो जानते ही हैं कि उसे चोरी छिपे दूसरों की बातें सुनने की आदत है। वो दूसरे लोगों के राज मालूम करने में बहुत दिलचस्पी लेता है। ठीक है मिरांडा, ये बात तो तुम जानते ही होंगी कि हैलोवीन पार्टी के दिन जॉयस ने कई लोगों के सामने ये दावा किया था कि उसने खुद अपनी आंखों से एक हत्या होते देखी थी। क्या वो सच बोल रही थी? जी नहीं मिस्टर पॉयरो, उसने ये बात मुझसे ही सुनी थी, लेकिन शायद वहाँ पर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उसने कह दिया होगा कि उसने वो सब अपनी आंखों से देखा था। क्या तुम हमें बता सकती हो मिरांडा कि तुमने उस दिन क्या देखा था? मिरांडा उस घटना को याद करते हुए बोली, उस समय मुझे ये नहीं पता लगा था कि वो हत्या का मामला है। मुझे लगा कि शायद कोई दुर्घटना हुई है और वो किसी ऊंची जगह से गिर गई है। ये सब कुछ कहाँ पर हुआ था? जी, क्वेरी गार्डन में, ठीक उसी जगह पर जहाँ पहले एक फाउंटेन हुआ करता था। मैं उस टाइम एक पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़ियों को देख रही थी। आप तो जानते ही हैं कि चिड़ियों को करीब से देखने और उनकी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए खामोश रहना ज़रूरी होता है। ज़रा सी आवाज़ करने या हिलने डुलने से वो घबराकर उड़ जाती हैं। इसीलिए मैं बिना हिले डुले चुपचाप बैठी थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी और औरत उसे कंधे पर उठाए हुए गार्डन में से जा रहे थे। उस समय मुझे लगा कि शायद उसे चोट लग गई है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल या क्वेरी हाउस ले जा रहे हैं। तभी वो औरत रुकी और बोली, कोई हमें देख रहा है। फिर वो उसी पेड़ की तरफ देखने लगी जिस पर मैं बैठी हुई थी। उस औरत को अपनी तरफ देखते हुए देखकर मैं थोड़ा सहम गई और चुपचाप पेड़ के पत्तों में दुबकी बैठी रही। फिर उस आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है। इतना कहकर वो आदमी आगे चला गया। मैंने देखा कि मरी हुई औरत के कपड़ों पर एक चाकू रखा है। मैं ये देखकर भी चुपचाप पेड़ के अंदर दुबकी रही। उस समय पता नहीं क्यों मुझे अचानक बहुत डर लगने लगा था। क्या तुमने ये बात अपनी माँ को बताई थी? जी नहीं, मुझे लगा कि मुझे उस समय क्वेरी गार्डन में नहीं होना चाहिए था। अगले दिन किसी भी आदमी ने उस दुर्घटना के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, इसलिए धीरे धीरे वो बात मेरे दिमाग से उतर गई। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एक दूसरी घटना ने उसकी याद फिर से ताज़ा कर दी। और वो दूसरी घटना क्या थी मिरांडा? जी, उस दिन मैं फिर से एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी। मैं चिड़ियों को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वही औरत और वही आदमी वहाँ पर आए और ठीक मेरे ही पेड़ के नीचे बैठ गए। वो किसी ग्रीक आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे। वो औरत कुछ इस तरह से कह रही थी कि कागजातों पर साइन हो गए हैं और अब वो आइलैंड हमारा हो गया है। हम कभी भी वहाँ जाकर बस सकते हैं, लेकिन इस बारे में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए ये जगह अचानक छोड़ देना अच्छा नहीं होगा। हमें ऐसा करने के लिए सही बैकग्राउंड बनानी होगी। ठीक उसी समय मेरे पेड़ पर बैठी एक चिड़िया तेज़ी से उड़ गई। उसकी आवाज़ सुनकर औरत ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कोई देख रहा है। उस औरत ने ठीक यही शब्द पहले भी कहे थे और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे के भाव भी बिल्कुल वैसे ही थे। इस बार मैं पहले से भी ज़्यादा डर गई। मैं समझ गई थी कि जिसको मैंने एक एक्सीडेंट समझा था वो असल में एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या का मामला था। अब मुझे ये समझ में आ गया था कि उस दिन वो जिस औरत को उठाकर ले जा रहे थे वो उसका जिंदा शरीर नहीं बल्कि उसकी लाश थी और वो दोनों उस लाश को छिपाने के लिए कहीं ले जा रहे थे। और ये दूसरी घटना कब हुई थी मिरांडा? जी, पिछले मार्च में, ईस्टर के ऐन बाद। क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो लोग कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। क्या तुमने उनके चेहरे ठीक से देखे थे? जी हाँ। बढ़िया, तो फिर हमें बताओ। जी, वो औरत मिसेस ड्रेक थी और उनका साथी माइकल गारफील्ड था। मिरांडा ने अपनी ये बात शांत लेकिन मजबूत लहजे में कही थी। उसकी बात पर यकीन न करने की किसी के पास भी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कमरे में बैठे सारे लोग ये सुनकर मुंह बाए देखते रह गए। थोड़ी देर बाद मुख्य कांस्टेबल ने कहा, तुमने ये बात किसी को भी नहीं बताई, आखिर क्यों? वो सर, मुझे लगा कि शायद ये धार्मिक बलि का मामला है। तुम्हें धार्मिक बलियों के बारे में किसने बताया है? माइकल ने। उसने मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बताया। वो कहता है कि दुनिया में सुंदरता को बनाए रखने के लिए इस तरह की बलियां देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन तुम माइकल के पास जाकर बार बार बैठती क्यों थी? उसकी बातें सुनते ही क्यों थी? क्या तुम्हें उससे लगाव था? जी हाँ, और थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लगाव था। अध्याय 27। मिसेस ओलिवर ने कहा, हेलो मिस्टर पॉयरो,
मैं कई दिनों से आपको ढूंढ रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस केस को सफलतापूर्वक सुलझा दिया है, लेकिन मैं इसके सारे पहलुओं के बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। लेकिन पहले यह बताइए कि आप पिछले कई दिनों से गायब कहाँ थे? मैं इस केस में पुलिस की मदद करने में बिजी था, मिसेज ओलिवर। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए मिस्टर पॉयरो कि इस हत्या के केस में आपको मिसेस ड्रेक के ऊपर हत्यारी होने का शक कब और कैसे हुआ? असल में मुझे इस बारे में एक महत्वपूर्ण क्लू मिल गया था, और वो क्लू था पानी। मैं ये जानना चाहता था कि उस दिन शाम को पार्टी में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता था जिसके भीगे होने की कोई वजह ना हो, लेकिन जो भीगा हुआ हो, क्योंकि ये जाहिर था कि जॉयस के हत्यारे को ज़रूर भीगा हुआ होना चाहिए था। जॉयस एक सामान्य रूप से हेल्दी लड़की थी और उसने पानी से अपना सिर बाहर निकालने के लिए संघर्ष ज़रूर किया होगा। तो ऐसे में हत्यारे के ऊपर पानी के छींटे पड़ना और उसका भीग जाना नेचुरल था, और इसीलिए हत्यारे के लिए ये भी ज़रूरी था कि वो अपने भीगेपन को नेचुरल बनाने के लिए कोई बहाना ढूंढे। अब हुआ ये कि पार्टी में जब स्नैपड्रैगन कंपटीशन हो रहा था, जब सब लोग डाइनिंग रूम में थे, तब मिसेस ड्रेक जॉयस को लाइब्रेरी में ले गईं। अब जाहिर है कि जॉयस को मिसेस ड्रेक के इरादों के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता था। मिरांडा ने जॉयस से बस इतना ही कहा था कि उसने एक हत्या होते देखी थी। उसने ये नहीं कहा था कि हत्या किसकी हुई थी और किसने की थी। लेकिन मिसेस ड्रेक को ये सब मालूम नहीं था और उनको किसी भी तरह से जॉयस को खत्म कर ही देना था। उन्होंने जॉयस की हत्या की और वो पानी से भीग गईं, लेकिन अब उनके लिए अपने भीगे होने का कोई कारण ढूंढना ज़रूरी था। उसके लिए उनको एक चश्मदीद गवाह की भी ज़रूरत थी। इसलिए वो सीढ़ियों के मुहाने पर हाथ में वो बड़ा फूलदान लेकर खड़ी रहीं। थोड़ी देर बाद मिस विटेकर निकलकर हॉल में आई। मिसेस ड्रेक ने घबराहट जैसी शक्ल बनाते हुए अपने हाथ से फूलदान छोड़ दिया। उसने फूलदान इस तरीके से फेंका कि वो उसके कपड़े भिगोने के बाद नीचे हॉल के फर्श पर गिरकर टूट जाए। इसके बाद वो नीचे हॉल में गई और मिस विटेकर की मदद से टूटे हुए फूलदान के टुकड़े साफ किए। वो उस फूलदान के टूटने का शौक भी मनाती रही। उसने मिस विटेकर को ऐसा इंप्रेशन दिया मानो उसने लाइब्रेरी के दरवाजे पर किसी अजीब चीज़ को या फिर किसी आदमी को बाहर आते देखा है, जिसकी वजह से वो चौंक गई है, और उस चौंकने के कारण ही वो फूलदान नीचे गिरा है। मिस विटेकर ने यही नोटिस किया और उन्होंने मिस एमलिन को भी बता दिया। लेकिन मिस एमलिन को इस बात में कोई बेतुकी बात नजर आई और उन्होंने मिस विटेकर को ये बात मुझे बताने की सलाह दी, और इस तरह से मुझे जॉयस के हत्यारे के बारे में पता चल गया। तो क्या जॉयस ने अपनी आंखों से कोई हत्या होते नहीं देखी थी? मिसेस ओलिवर ने पूछा। अरे नहीं, उसने ये बात मिरांडा से सुनी थी और उस दिन पार्टी से पहले बस यूं ही लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो सब कह दिया था। लेकिन मिसेस ड्रेक को इस बात का पता नहीं था। असल में ओल्गा की हत्या के टाइम से ही मिसेस ड्रेक को ये संदेह था कि उस दिन क्वेरी गार्डन में ओल्गा की लाश कुएं में फेंकते हुए कोई उनको देख रहा था। जॉयस की बात सुनकर उनको यकीन हो गया कि वो अदृश्य प्राणी जॉयस ही थी। अच्छा मिस्टर पॉयरो, आपको ये बात कब पता चली कि ओल्गा की हत्या की चश्मदीद गवाह जॉयस नहीं बल्कि मिरांडा थी? देखिए मिसेस ओलिवर, जॉयस के बारे में सभी लोगों का यही मत था कि वो झूठी कहानियां बनाने में माहिर है, इसलिए उसके बयान पर यकीन करना संभव नहीं था। दूसरी तरफ मिरांडा क्वेरी गार्डन में अक्सर जाया करती थी और वहाँ पक्षियों को स्टडी करती थी। मिरांडा और जॉयस गहरी दोस्त थीं। मिरांडा ने मुझसे कहा था कि वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाती थीं। मिरांडा उस दिन पार्टी में नहीं गई थी, इसलिए जॉयस के लिए अपनी मित्र मिरांडा द्वारा बताई गई बात को अपना कहकर बताना और उससे लोगों को इम्प्रेस कर लेना काफ़ी आसान था। और ये झूठे वसीयतनामे का क्या चक्कर था? क्या ओल्गा ने सचमुच जाली वसीयत बनवाई थी? मिसेस ओलिवर ने पूछा। पॉयरो ने जवाब दिया, अरे उस झूठी वसीयत के मामले ने तो शुरू में मुझे भी चक्कर में डाले रखा, लेकिन जल्दी ही वो बात भी साफ हो गई। उसे समझने के लिए पूरे मामले को समझना ज़रूरी होगा। मिसेस स्मिथ की सारी प्रॉपर्टी मिसेस ड्रेक को मिल गई। ओल्गा द्वारा दाखिल की गई कॉडिसिल ना सिर्फ जाली थी, बल्कि इतनी बेवकूफ़ी से बनाई गई थी कि कोई भी साधारण सा वकील उसके जालीपन को आसानी से पकड़ सकता था। मिसेस ड्रेक की भी यही मंशा थी कि ओल्गा वाली कॉडिसिल को जाली प्रूव कर दिया जाए ताकि मिसेस स्मिथ की दौलत में से उसे कुछ ना मिले। अब क्योंकि मिसेस ड्रेक के पति की मौत हो चुकी थी, इसलिए मिसेस स्मिथ की सारी संपत्ति की हकदार वही थी। मिसेस ओलिवर ने कुछ सोचते हुए कहा,
लेकिन मिसेस स्मिथ की नौकरानी के अनुसार तो कॉडिसिल खुद मिसेस स्मिथ ने लिखी थी और उस पर 2 गवाहों के साइन भी करवाए थे। तो वो कॉडिसिल क्या थी? पॉयरो ने कहा, जहां तक मेरा अनुमान है, मिसेस स्मिथ को मिसेस ड्रेक और माइकल गारफील्ड के बीच संबंध होने के बारे में पता चल गया था। ये शायद मिसेस ड्रेक के पति के जीवित रहने के दौरान ही हुआ होगा। ये देखकर मिसेस स्मिथ को गुस्सा आ गया होगा और मिसेस ड्रेक को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कॉडिसिल लिखकर अपनी जायदाद ओल्गा के नाम कर दी होगी। इस बात की सूचना ओल्गा ने ही माइकल को दी होगी। ओल्गा भी माइकल से प्यार करती थी और उससे शादी करने के सपने देख रही थी। लेकिन मैंने तो सुना था मिस्टर पॉयरो कि वो लेस्ली फेरियर से प्यार करती थी। इस तरह की अफवाह असलियत को छिपाने के लिए फैलाई गई होगी। हमें इस तरह की बात पर यकीन करने का कोई भी आधार नहीं मिला अपनी जांच पड़ताल में। तो फिर मिस्टर पॉयरो, अगर माइकल का एकमात्र मकसद मिसेस स्मिथ की दौलत को हथियाना था और कॉडिसिल के हिसाब से वो प्रॉपर्टी ओल्गा को मिलने वाली थी, तो उसने ओल्गा से शादी करके उसको क्यों नहीं हासिल कर लिया? इसका कारण ये है मिसेस ओलिवर कि माइकल को लगता था कि कॉडिसिल होने के बावजूद शायद मिसेस स्मिथ की दौलत ओल्गा को ना मिल पाए। इसके कई कारण थे और वो कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक तो ये कि मिसेस स्मिथ एक बूढ़ी और बीमार औरत थी और ऐसी अवस्था वाली औरत पर अपना प्रभाव डालकर उससे अपना मनपसंद काम करवा लेना काफ़ी आसान होता है। दूसरी बात, इससे पहले मिसेस स्मिथ ने जो वसीयत तैयार करवाई थी, उसके हिसाब से उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक मिस्टर और मिसेस ड्रेक थे, जो उनके नज़दीकी संबंधी थे। तीसरी बात ये कि ओल्गा एक विदेशी लड़की थी और पिछले कुछ साल से ही मिसेस स्मिथ के पास थी, इसलिए मिसेस स्मिथ की संपत्ति पर उसका कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं था। इन सारे कारणों से ओल्गा के नाम लिखी गई सच्ची कॉडिसिल पर भी लोगों का शक होना बहुत स्वाभाविक था। इसके अलावा माइकल का मकसद था मिसेस स्मिथ से मिले पैसे से एक ग्रीक आइलैंड खरीदना। ओल्गा के माध्यम से ये काम संभव नहीं हो सकता था। जहाँ तक बिजनेस के फील्ड में प्रभाव होने या फिर विदेशों में पैसे वाले, इन्फ्लुएंस वाले दोस्त होने का सवाल था, ओल्गा की इतनी पहुंच नहीं थी। ये काम मिसेस ड्रेक के माध्यम से ही संभव हो सकता था। ओल्गा का मकसद था किसी नौजवान से विवाह करना ताकि वो सदा के लिए इंग्लैंड में बस सके, और इसी कारण वो माइकल के प्रति आकर्षित हुई थी। मिसेस रोवेना ड्रेक जो थी, वो माइकल से प्यार करती थी। उसका पति कई सालों से अपंग था। हालांकि वो अधेड़ उम्र की थी, लेकिन फिर भी उसकी कामनाएं जिंदा थीं। ऐसी हालत में उसकी नज़र माइकल जैसे खूबसूरत नौजवान पर पड़ी और वो उस पर लट्टू हो गई। माइकल औरतों की सुंदरता में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। वो एक कलाकार था और अपनी कल्पना के हिसाब से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे ढेर सारे पैसे की ज़रूरत थी। वो गजब का स्वार्थी आदमी था और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने संपर्क में आई औरतों को अपना मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल करता था। मिसेस ओलिवर ने सवाल किया, लेकिन रोवेना ड्रेक जैसी औरत से शादी करके क्या माइकल सुखी रह पाता? रोवेना स्वभाव से बहुत ही सख्त है। पॉयरो ने व्यंग्य के स्वर में कहा, इस दुनिया में दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। हो सकता है रोवेना के साथ भी ऐसी ही कोई दुर्घटना हो जाती और वो ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती, तो ऐसी हालत में सारी प्रॉपर्टी माइकल को मिल जाती। यानी एक और हत्या मिस्टर पॉयरो? जी हाँ मिसेस ओलिवर, माइकल और मिसेस ड्रेक के लिए ओल्गा को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि ओल्गा को सच्चाई पर यकीन था और वो सच्चाई के लिए लड़ने को भी तैयार थी। मिसेस स्मिथ द्वारा ओल्गा के लिए लिखी गई असली कॉडिसिल को गायब कर दिया गया और उसकी जगह पर लेस्ली फेरियर को पैसा देकर एक जाली कॉडिसिल बनवाई गई। लेकिन जाली कॉडिसिल जानबूझकर इस तरह से बनाई गई ताकि देखने वालों को तुरंत उसके ऊपर शक हो जाए और ओल्गा को जालसाजी के मामले में फंसा दिया जाए। अब क्योंकि वो जाली कॉडिसिल लेस्ली ने बनाई थी, इसलिए उसकी हत्या करना भी जरूरी हो गया और इस तरह उसको भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े। लेस्ली का ओल्गा से कोई संबंध नहीं था। उसे जाली कॉडिसिल बनाने के लिए माइकल ने ही पैसे दिए थे। माइकल ओल्गा से प्रेम का नाटक खेल रहा था और उसे शादी का झांसा दे रहा था। साथ ही उसने ओल्गा से ये कह रखा था कि वो उनके संबंधों की बात किसी पर जाहिर न होने दे। सही समय आने पर पहले तो ओल्गा पर जाली कॉडिसिल बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया और फिर मौका देखकर उसकी हत्या करके लाश को कुएं में डाल दिया गया।
उसके अचानक गायब हो जाने पर सभी लोगों ने यही सोच लिया कि वो कानून से बचने के लिए भाग गई है। उसके बारे में ये अफवाह भी फैलाई गई कि उसने अपनी मालकिन का पैसा हड़पने के लिए उसे जहर देकर मार दिया था। इससे पहले लेस्ली की हत्या करते समय ऐसी बैकग्राउंड बनाई गई जिससे लोगों को लगे कि उसकी मौत एक साथ कई औरतों से चल रही इश्कबाजी के कारण हुई है। लेकिन ओल्गा के शरीर पर जो जख्म के निशान मिले हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे लेस्ली के शरीर पर मिले थे। इन हालातों में मुझे संदेह हो गया था कि ओल्गा की लाश को आसपास ही कहीं छिपाया गया है। फिर एक दिन मिरांडा ने मेरे सामने ही माइकल से किसी कुएं के बारे में पूछा जो क्वेरी गार्डन में ही था, लेकिन जिसे बंद कर दिया गया था। तब मुझे लगा कि हो ना हो ओल्गा की लाश उस कुएं में ही डाल दी गई होगी। मिरांडा माइकल से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे उस कुएं पर ले जाए, लेकिन माइकल इनकार कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब मैंने मिसेस गुडबॉडी से ओल्गा के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने पागल भरे अंदाज में कुएं की तरफ ही संकेत किया। इससे मेरा संदेह यकीन में बदल गया। बाद में मुझे उस जगह का पता चल गया जहां कभी वो कुआं हुआ करता था। वो जगह क्वेरी गार्डन के अंदर माइकल के घर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी। तब मुझे लगा कि मिरांडा ने या तो ओल्गा की हत्या होते देखी होगी या फिर उसकी लाश को कुएं में डाले जाते हुए देखा होगा। मिसेस ड्रेक और माइकल को शुरू से ही शक था कि उनको ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया है, इसलिए हत्या के बाद कुछ समय तक वो घबराते रहे। लेकिन जब काफ़ी टाइम तक इस तरह की कोई बात बाहर नहीं आई तो वो निश्चिंत हो गए। अपनी पहले से की गई प्लानिंग के हिसाब से अब मिसेस ड्रेक विदेश में ज़मीन खरीदने की बात करने लगी ताकि वुडले कॉमन के लोगों के बीच ये बैकग्राउंड तैयार हो जाए और उनको मिसेस ड्रेक का विदेश जाकर बस जाना गलत ना लगे। उन्होंने सबसे कहना शुरू कर दिया कि अपने पति की मौत हो जाने के दुख के बाद वो उस जगह पर नहीं रहना चाहती जहां उनके पति की यादें बिखरी हुई हैं। सभी कुछ मिसेस ड्रेक की योजना के अनुसार बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी वो हैलोवीन पार्टी हुई जिसमें जॉयस ने वो जानलेवा दावा कर दिया। उसे सुनते ही मिसेस ड्रेक के ऊपर जैसे बिजली सी गिरी। उनको लगा कि उस दिन क्वेरी गार्डन में जो उनको शक हो रहा था कि वहाँ कोई मौजूद है तो वो ज़रूर जॉयस ही रही होगी और वो उस हत्या की चश्मदीद गवाह है। उन्होंने तुरंत जॉयस को ख़त्म कर देने का फैसला कर लिया। लेकिन जॉयस की हत्या के बाद लियोपोल्ड ने भी मिसेस ड्रेक को ऐसा आभास दिया कि उसे सब कुछ पता है। हालांकि ये और बात है कि जॉयस की तरह ही उसका दावा भी झूठा था। इस राज को छिपाने के लिए वो मिसेस ड्रेक से पैसा ऐंठता रहा। अब उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या करना भी ज़रूरी हो गया। लेकिन आपको माइकल गारफील्ड पर कैसे शक हुआ मिस्टर पॉयरो? इस सारे नक्शे में माइकल गारफील्ड ही फिट बैठता था। उससे बातचीत करने के बाद मेरा शक और भी पक्का हो गया कि मिसेस ड्रेक का साथी वो कला का पुजारी और गजब का आकर्षक नौजवान ही हो सकता था। इस समय कमरे में पॉयरो और मिसेस ओलिवर के अलावा एक और महिला भी बैठी उनकी बातें सुन रही थी। माइकल का जिक्र आने पर वो औरत तुरंत बोल पड़ी, हाँ मैं भी जानती हूँ, माइकल तो हमेशा से ही दुष्ट रहा है। उसके खूबसूरत शरीर के अंदर एक बहुत ही काला और गंदा दिल छिपा हुआ है। पॉयरो ने गंभीर स्वर में कहा, माइकल हमेशा से ही सुंदरता का पुजारी रहा है। मुझे लगता है कि वो मिरांडा की पर्सनैलिटी में छिपी सुंदरता को पहचानता था और उससे प्रेम करता था, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो उसे भी बलि का बकरा बनाने को तैयार था। उसकी हत्या की योजना माइकल ने बड़ी ही नफासत से बनाई थी। उसने मिरांडा के दिमाग में नरबलि का विचार बहुत ही ठूंस ठूंस कर भर दिया था। उसने उससे कहा था कि दुनिया में सुंदरता को बनाए रखने के लिए समय समय पर कुछ लोगों की बलि देना बहुत ज़रूरी होता है। उसने अपनी योजना इस तरह से बनाई थी कि मिरांडा की हत्या धार्मिक नरबलि का मामला नजर आए। उसी के कहने पर मिरांडा ने उसे बताया था कि वो लोग वुडले कॉमन छोड़कर कुछ टाइम के लिए लंदन जा रहे हैं। उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही वो द ब्लैक बॉय रेस्टोरेंट के बाहर मिले थे जब आप दोनों महिलाएं लंच पर उसका इंतज़ार कर रही थीं। अपनी योजना के अनुसार ही वो उसे किल्टरबरी वादी में ले गया, जहां पर मध्य युग के खंडहरों के बीच हाथ में सुनहरे रंग का जाम लिए उसकी हत्या होना निश्चित हुआ था। मिसेस बटलर एकदम से बोल पड़ी, वो आदमी वाकई पागल है। सिर्फ पागल लोग ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पॉयरो ने शांत स्वर में कहा, देखिए मैम, आपकी बेटी अब पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मैं इस मामले के बारे में एक बात आपसे भी जानना चाहता हूँ। जी हाँ, पूछिए मिस्टर पॉयरो, मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी।
मिसेस बटलर ने कहा। तो मुझे ये बताइए मैम कि मिरांडा आपकी बेटी है, क्या वो माइकल गारफील्ड की भी बेटी नहीं है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद मिसेस बटलर धीरे से बोली, जी हाँ, वो माइकल की ही बेटी है। क्या मिरांडा को ये बात मालूम है? जी नहीं। असल में वुडले कॉमन में माइकल से मुलाकात होना सिर्फ एक संयोग था। मैं उसे तब से जानती हूँ जब मैं लड़की थी। मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर अचानक मुझे ऐसे लगने लगा कि अंदर से वो बहुत ही निर्दयी और स्वार्थी आदमी था। उसके खूबसूरत शरीर के अंदर एक बहुत ही भयानक शैतान छिपा हुआ था। लेकिन तब तक मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने उसे ये बात नहीं बताई। मैं उसे छोड़कर दूर चली गई और वहीं पर मैंने मिरांडा को जन्म दिया। मैं लोगों से यही कहती रही कि मेरा पति एक पायलट था जो एक्सीडेंट में मारा गया था। फिर संयोग से मैं वुडले कॉमन इलाके में आकर बस गई। एक दिन अचानक माइकल गारफील्ड भी वहां आ गया और क्वेरी गार्डन में काम करने लगा। हम दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी से कोई एतराज़ नहीं था। हमारे बीच का प्रेम कब का खत्म हो चुका था और हमने अपने संबंधों की बात किसी को नहीं बताई थी। मैं ये नहीं जानती थी कि मिरांडा कितनी बार माइकल से मिलती थी, लेकिन मैं उनकी मुलाकातों को लेकर चिंतित बहुत रहती थी। जी हाँ मिसेस बटलर, असल में माइकल और मिरांडा के बीच का जो ये संबंध था, बाप बेटी का संबंध, उसी के कारण वो एक दूसरे की तरफ खींचे जाते थे। माइकल सुंदरता का पुजारी था और मिरांडा सुंदरता की मूर्ति थी। और ठीक उसी समय पॉयरो के दिमाग में माइकल की मौत की तस्वीर नाच गई। वो किल्टरबरी घाटी में खंडहरों और चट्टानों के बीच ठीक उसी तरह मारा गया था जिस तरह की मौत की कल्पना उसने मिरांडा के लिए की थी। पॉयरो ने सोचा, अब उस ग्रीक आइलैंड पर कोई खूबसूरत गार्डन नहीं बनेगा, लेकिन मिरांडा इस दुनिया में जीवित रहेगी और अपनी सुंदरता की महक फैलाती रहेगी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने कहा, अब मैं चलता हूँ। अलविदा मैम, अपनी बेटी को मेरा प्यार कहिएगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस ओलिवर। आप ही मुझे ये केस सुलझाने के लिए यहाँ लाई थीं, लेकिन एक केस सुलझने के बहाने यहाँ काफ़ी सारे केस सुलझ गए। और फिर हरक्यूल पॉयरो कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।